आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फैमिली लॉ 1 का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2021 में पूछे गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ एक मदन है, मदन ने शादी करी अपनी बहन की बेटी से, डॉटर, और अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट HMA के अकॉर्डिंग इन्होंने शादी करी। फिर शादी इनकी हुई 1965 में। मदन ने फिर शादी करी 1982 में किसके साथ? जयंती के साथ। जयंती बाय टाइम तिरुमंगलम, काइंड ऑफ मंगलसूत्र, ठीक है, तिरुमंगलम। और उसके बाद इसमें ये है, अगर जब इनको प्रोसिक्यूट किया गया है बाइगेमी के लिए, ऑन बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी अंडर सेक्शन 494 IPC, Madan contended that since an important ceremony, that is सप्तपदी, यहाँ पर सप्तपदी मिसिंग है, इस वजह से उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए बाइगेमी के लिए, क्योंकि उनका कंटेंशन ये है कि मेरी दूसरी शादी तो वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें एसेंशियल सेरेमनी जो है सप्तपदी मिसिंग। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही ऑल्सो कंटेंडेड दैट हिज फर्स्ट मैरिज विद वृंदा was not valid as it comes under prohibited relationship, क्योंकि आप अपनी बहन की बेटी से शादी नहीं कर सकते। जो यहाँ पे ये लड़की है, इसका नाम है वृंदा, इनसे शादी करी मदन ने। तो आपको एग्जामिन क्या क्या करना है इसमें, डिस्कस द टेनेबिलिटी ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स, उसका आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी आपको चेक करनी है। तो आपको सेक्शन क्या क्या देखना होगा HMA का, सेक्शन 5 देखना होगा, जिसमें एसेंशियल्स ऑफ मैरिज हैं कि क्या क्या होना चाहिए, मैरिज की एसेंशियल कंडीशंस है। और इसमें सेक्शन 7 है कि जो इम्पोर्टेंट सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, तो इसमें सप्तपदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बिना सप्तपदी के भी ये वैलिड मैरिज होगी कि नहीं होगी, इन दोनों को आपको इसकी वैलिडिटी को चेक करना है। नेक्स्ट है, Suraj and Malaika were deeply in love and decided to marry each other. Malaika, a Bengali girl, learned Hindi and became extremely fluent in it. After marriage, they lived happily together. इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि क्या हुआ था इस केस में। ये है सूरज और मलाइका दोनों ने लव मैरिज करी, शादी करी, और उसके बाद इन जो सूरज के पेरेंट्स हैं उनका घर पास में ही था। सूरज के पेरेंट्स के काफ़ी कहने के बाद ये दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद इनका एक अपना बेटा भी हुआ। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जो मलाइका है, वन डे मलाइका विड्रू विद द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड। ये मलाइका ने विड्रू कर लिया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड एंड सॉट सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल ट्रीटमेंट बाय हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज। तो आपको ये बताना है कि जो सूरज ने फाइल किया, किस चीज़ पे, सूरज ने केस फाइल कर दिया कि भाई बिना किसी रीज़न के जो मलाइका है चली गई हैं, और सूरज ने इसके लिए सूरज हैज फाइल फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो आपको ये एग्जामिन करना होगा सेक्शन 9 ऑफ HMA। सेक्शन 9 आपका HMA का क्या बोलता है? सेक्शन 9 of Hindu Marriage Act grants statutory recognition to the right of the couple to have consortium of each other, and where either of the spouse has abandoned or withdraw from the society of the other without reasonable excuse। यहाँ पर ये important है कि without reasonable excuse, अगर विड्रॉ करा है किसी भी एक स्पाउस ने और जस्ट कॉज देयर शुड बी डिक्री फॉर RCR, तो बिना किसी रीजन के अगर विड्रॉ किया है तो यहाँ डिग्री होनी चाहिए RCR की। अब एग्जामिन आपको करना है कि मलाइका ने जो विड्रॉ किया है वो सही है या नहीं है। अगर उसका कहना है कि मुझे क्रूअल ट्रीटमेंट मिला है बाय हस्बैंड एंड हर इन लॉज, तो ये आपको इस केस में अब एग्जामिन करना है। नेक्स्ट है, अमित एंड गीता were married in March 1988. After marriage, Geeta was constantly harassed and mistreated for not bringing sufficient dowry.
इसमें क्या हुआ, अमित और गीता की शादी हुई बार बार, लेकिन गीता को डाउरी ना लाने के लिए हरास किया गया। ठीक है, तो केस फाइल किया गीता ने अंडर सेक्शन 498 आईपीसी, किसके लिए, हरासमेंट बाय हस्बैंड एंड हर हिज रिलेटिव। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों के समझाने पे कंप्लेन, कुछ लोगों के समझाने पे जो गीता है, गीता ने अपनी पिटीशन को हटा दिया, पिटीशन विड्रॉ कर ली। मैं एक बार यहाँ क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ। However, due to intervention of some well-wishers, she decided to withdraw the aforesaid divorce petition and police complaint, and instead was persuaded to file a petition for divorce by mutual consent. म्यूचुअल कंसेंट में कई लोगों ने बीच में पढ़ के बोला होगा कि आपको इसमें नहीं, पुलिस कंप्लेन अपनी हटा दो और डिवोर्स के लिए भी आपको जाना है तो सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन डालो। Both Amit and Geeta moved a petition for mutual consent in March 1990. However, in October 1990, Geeta filed an application in the court intimating her intention to withdraw from the petition. अब गीता चाहती हैं कि म्यूचुअल कंसेंट, Geeta filed an application in the court intimating her intention to withdraw from the petition. अब जो उन्होंने फाइल किया था डिवोर्स के लिए पिटीशन, उसको वो विड्रॉ करना चाहती है। कैन द कोर्ट स्टिल पास अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। अब पहले तो कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दिया कि डिवोर्स चाहिए मुझे इस ग्राउंड पे कि मुझे 498 में हरास किया गया। अब क्या कोर्ट जो है इसी ग्राउंड पे, जो पहले जिस ग्राउंड पे उन्होंने फाइल किया है जिस डिवोर्स के लिए, क्या उस पर डिवोर्स पास करेगा? करेगा तो क्यों करेगा? Will your answer be any different if in March 1990 when the petition was filed she had been coerced in signing the petition? अगर ये जो पिटिशन उन्होंने साइन किया उसमें कोर्जन होता उनकी पिटिशन साइन करने में, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होता? तो इसमें आपको क्या एग्जामिन करना है कि सेक्शन 13B, इनिशियली जो ये सेक्शन है, सेक्शन 13B was inserted in Hindu Marriage Act 1955 by the Amendment Act 1976. इनिशियली ये जो सेक्शन था 1976 में, मतलब जब 1955 में ये एक्ट आया तब नहीं था, बाद में इसको बाय अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। आपको इसके जो एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट हैं उसके थ्रू आपको इस केस को एग्जामिन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हैंडीकैप्ड मैरिड वुमन डब्लू। अब मैं इसका क्वेश्चन बता देती हूँ। डब्लू है, डब्लू की शादी हुई एच से, और ये हैंडीकैप थी तो इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया, काफ़ी कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। बाद में इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, पीस ऑफ लैंड गिफ्ट कर दिया, ये गिफ्ट, और इन्होंने कुछ टाइम बाद एक बेटे को भी अडॉप्ट कर लिया। W claimed to have adopted a son S. S को अडॉप्ट कर लिया W ने। अब हमें एग्जामिन क्या करना है, हाँ, W died in 1998. आफ्टर एडॉप्शन काफ़ी टाइम बाद, ये 1998 में इनकी डेथ हो जाती है। कैन S succeed to the property of W? Discuss the valid condition of Hindu adoption and decide accordingly. पहले तो आपको अडॉप्शन में क्या वैलिड कंडीशन होती है वो देखना होगा। HMA में, हिंदू मैरिज, हिंदू अडॉप्शन एंड हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में आपको ये इसकी वैलिडिटी को चेक करना होगा। सेक्शन 10 आपका एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन बताता है। इस सेक्शन को आपको एग्जामिन करना होगा। दूसरा आपको ये एग्जामिन करना होगा कि ये जो है, अगर वैलिड अडॉप्शन है, पहले तो आपको अडॉप्शन चेक करना होगा कि ये अडॉप्शन वैलिड है भी या नहीं है। वैलिड अडॉप्शन अगर है तब तो इनहेरिट करेगा डब्लू की प्रॉपर्टी, वरना ये नहीं इनहेरिट करेगा डब्लू की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, मुस्तफ़ा सुन्नी मुस्लिम, मुस्तफ़ा और रुखसाना, इन्होंने ये goes to visit his wife Rukhsana without her consent as she is presently living with her parents.
An argument erupted between them and she makes up her mind not to return to her matrimonial home. दोनों के बीच में, मुस्तफ़ा एंड रुखसाना के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, तो रुखसाना ने मना कर दिया कि मैं अभी मैट्रिमोनियल होम नहीं जाऊंगी. मुस्तफ़ा केम बैक एंड इन फिट ऑफ एंगर, ये आपको लिखा है फिट ऑफ एंगर, इन प्रेजेंस ऑफ हिज फादर एंड मदर अटर्ड द वर्ड्स ऑफ तलाक टू हिज वाइफ. इन्होंने प्रेजेंस में, अपने माँ बाप के प्रेजेंस में तलाक प्रोनाउंस कर दिया. तलाक प्रोनाउंस कर दिया अपनी in absence of his wife, in fit of anger. Fit of anger. After a few months, Rukhsana was brought back to Mustafa's house by her parent and Mustafa accepted her. बाद में क्या हुआ कि काफी कुछ समय बाद मुस्तफ़ा के पास ये रुखसाना आ जाती हैं और उसके बाद मुस्तफ़ा ने इन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया. इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उसे मार्क करते जा रही हूँ. फिट ऑफ एंगर में ये डिवोर्स दिया गया था, तलाक दिया गया था. मुस्तफ़ा एक्सेप्टेड हर बैक एंड लेटर 2 चिल्ड्रंस वर बॉर्न टू देम. दोनों के फिर बाद में 2 बच्चे भी हैं. तो क्या ये जो तलाक है ये वैलिड होगा या नहीं, आपको ये चेक करना है. और जो डिस्कस वेदर द प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मुस्तफ़ा एज वैलिड तलाक citing relevant case law and statutory provisions. आपको ये वैलिडिटी चेक करनी है कि तलाक वैलिड था या नहीं था. अब कुछ चीज़ें समझनी होगी कि यहाँ पर जो मुस्लिम लॉ होता है, यहाँ पे फॉल्ट थ्योरी, डिवोर्स की फॉल्ट थ्योरी तो लगती नहीं है. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू में क्या लगता है कि ये आपका फॉल्ट थ्योरी लगती है. फॉल्ट थ्योरी में ये हो गया कि जो भी स्पाउस गिल्टी पार्टी होगा तो उसके दूसरे पार्टी को आपको रिलीफ मिलेगा, और सर्टेन ग्राउंड्स ही हैं जो सेक्शन 13 में मेंशन है, उसी के बेस पे आपको डिवोर्स दिया जाएगा. अगर वो किसी उस सेक्शन 13 के ग्राउंड में नहीं फिट होते हैं तो आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. हस्बैंड हैज unlimited power to dissolve the marriage at any time without assigning any reason. यहाँ पर जो काम करता है डिवोर्स एट विल थ्योरी काम करता है. डिवोर्स एट विल थ्योरी, not fault theory. Muslim law does not require any existence of any fault of matrimonial offense as an excuse for talaq. अब सबसे पहले मेन चीज़ ये है, इसमें देखना होगा कि ये जो तलाक दिया था फिट ऑफ एंगर में दिया था, और बाद में मुस्तफ़ा ने एक्सेप्ट भी कर लिया रुखसाना को, और बाद में उनकी अपनी फैमिली भी है. तो ये, और जो ये इन्होंने एक्सेप्टेंस इनका दिखाया जाएगा, तो एक्सेप्टेंस इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि वो रिवोकेशन ऑफ तलाक है. तलाक वॉज नॉट वैलिड एंड इफेक्टिव. ही हैज एक्सेप्टेड रुखसाना एंड कोहिबिटेड विद हर, thus in effect revoking the तलाक. तो ये तलाक आपका वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट है डिस्कस द राइट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम डिवोर्स वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फॉर्मर हस्बैंड. इसमें क्या है कि आपको सेक्शन 125 टू 128 डिस्कस करना है. सेक्शन 125 128 किसका, सीआरपीसी का. इसमें आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को आपको एसेंशियल जो सेक्शन 125 में लिखा हुआ है कि किन किन लोगों को मेंटेनेंस दिया जाएगा. जैसे हिज वाइफ who is unable to maintain herself, his legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain itself, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, his father and mother unable to maintain himself or herself. ये कई सारे हैं सेक्शन 125 में, A B C D इस तरह से सब सेक्शंस है. तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किन किन लोगों को आपको मेंटेनेंस इसमें दिया जाएगा सेक्शन 1. और जो सेक्शन 125 है या मेंटेनेंस का है, ये पूरा अपने में ही सेल्फ कंटेन, मतलब पूरा प्रोसीजर है. इसी में ही 128 में इसका प्रोसीजर भी होगा कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह से जाएगी और कहाँ कहाँ पर इस मतलब आपको डिवोर्स मेंटेनेंस दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
आपको कोई भी और डाउट होगा किसी और क्वेश्चन में या इन्हीं क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और भी पेपर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्कस करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे पास कई सारे मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं, कई सारे सेमेस्टर के पेपर मेरे पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।